अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो टीजीटी और एसएसटी या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तैयारी करने वाले तमाम उम्मीदवारों के लिए बहुत अहम है, क्योंकि आज हम बात करेंगे पेडागोजी यानी फ़न तदरीसी की बुनियादी और इम्तिहानी अहम नुकात पर। पेडागोजी हर उस्ताद के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, जो कि आपको पता है ये ना सिर्फ टेस्ट की तैयारी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में इस टॉपिक के रेलेवेंट टीचिंग के लिए बहुत सारे एमसीक्यू सवालात पूछे जाते हैं। और साथ साथ जब हम क्लास में इंटर होते हैं पढ़ाने के लिए, तो हमें चाहिए कि इस टॉपिक को बहुत ही डीप जाके इसकी स्टडी करें, इसकी पूरी हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि क्लास में जाके हम सही तरीके से पढ़ा सकें। तो आज मैं आपको पूरा टॉपिक आसान अल्फाज में समझाऊंगा। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे डिफिनीशन, एम, थ्योरीज, अप्रोचेस एंड असेसमेंट, जो कि इसके बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे थ्योरीज, बहुत सारे अप्रोचेस होंगे, लेकिन इनमें से कुछ अप्रोचेस, थ्योरीज को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ पेडागोजी। पेडागोजी है क्या चीज़। पेडागोजी का जो सिंपल मतलब है वो है सिखाने का फ़न और तरीक़ेकार को हम जो है पेडागोजी कहते हैं। यानी पेडागोजी मीन्स द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग, यानी फ़न और तरीक़ेकार है। यानी ये एक उस्ताद किस अंदाज में पढ़ाता है, कौन सी तकनीक इस्तेमाल करता है और कैसे तुलबा की सीखने की सलाहियत को बेहतर बनाता है, इसके बारे में जानना है। सादा अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो ये क्या है, ये सिंपल ये है कि टीचिंग क्या है, ये एक टीचिंग मेथड है। पेडागोजी एक टीचिंग मेथड है और ये एक लर्निंग प्रोसेस है। ठीक है, ये टॉपिक, इसके बारे में फर्दर आप सर्च करें, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं। एम ऑफ पेडागोजी, यानी पेडागोजी की एम क्या है। तो वैसे भी बहुत सारे थिंकर्स ने, बहुत सारे एजुकेशनिस्ट ने इसके मुख्तलिफ अंदाज से इसकी एम्स बनाए हैं। तो इनमें से 3 जो मेजर एम्स जो मुझे लगे कि वो क्या है, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले देखिए, पेडागोजी का जो एम है वो इफ़ेक्टिव लर्निंग होनी चाहिए। यानी तुलबा को ऐसे पढ़ाना कि वो अच्छी तरह से समझ सके जो आप पढ़ा रहे हैं, वो इफ़ेक्टिवली हो। बच्चे स्टार्ट से लेके एंड तक जो कुछ आप समझा रहे हैं, जो कुछ आप सिखा रहे हैं, वो सही तरीके से समझ सकें। सेकेंड अहम चीज़ ये है कि पेडागोजी का वो ये है कि स्टूडेंट इंगेजमेंट हो, कि स्टूडेंट को जो आप पढ़ा रहे हैं वो आपके साथ चले, वो आपके साथ इंटरटेन हो, वो जो कुछ आप पढ़ा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, वो भी आपके साथ इंगेज रहे। ऐसा ना हो कि आप पढ़ा रहे हैं, बच्चे कुछ और सोच रहे हैं, किसी और चीज़ के बारे में थिंक कर रहे हैं, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो वो स्टूडेंट इंगेजमेंट नहीं है। आप स्टूडेंट के ऊपर भी फोकस करें कि क्लास में बच्चे दिलचस्पी के साथ आपके साथ लेक्चर, आपके क्लास को एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो पूरी चीज़ को आपने देखना होता है। थर्ड जो है वो है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। आप पेडागोजी का मतलब ही यही है कि आप जिस क्लास को पढ़ाने जा रहे हैं उसमें बच्चों को जो चाइल्ड की जो साइकोलॉजी है उसको आपने अंडरस्टैंड करना है, जैसा कि उनके मेंटल लेवल क्या है। ठीक है, बच्चों की जहनी सतह, उनकी उम्र, उनकी दिलचस्पी और सीखने की रफ्तार को समझ के आपने पढ़ाना है। ऐसा नहीं कि आप खुद से पढ़ा रहे हैं। हम अक्सर इस तरह करते हैं कि अपने लेवल के हिसाब से हम फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाना ज़्यादा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू जो बड़े बच्चे हैं या हायर क्लासेस के जो बच्चे हैं इनको, क्योंकि छोटे जो बच्चे हैं इनको समझाना मुश्किल होता है। हम क्लास में जाके अपने हिसाब से, अपने लेवल के हिसाब से इनको पढ़ाते हैं और बाद में जब हम उनसे पूछते हैं तो उनको समझ नहीं आ रहा होता है। तो हमें ये लगता है कि बच्चों को समझ नहीं आ रहा है। एक्चुअल क्या है, एक्चुअल ये है कि हमने इनकी मेंटल लेवल के हिसाब से पढ़ाया नहीं है और बच्चों को समझ में नहीं आया। अगर हम इनकी मेंटल लेवल को देखेंगे, उसको समझेंगे, साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स हैं इनको समझ के पढ़ाएंगे, तो यकीनन जो है हमारी जो पूरा जो टीचिंग है वो बेहतर होगा। और वो बेहतर कैसे होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेडागोजी को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ के हमने जो है पढ़ाना है। नेक्स्ट में जो है
टीचिंग अप्रोच। वैसे आपको पता है बहुत सारे टीचिंग अप्रोचेस हैं, इनमें से जो है 3-4 मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जैसा कि जो है टीचर सेंटर अप्रोच है, स्टूडेंट सेंटर अप्रोच है, करिकुलम सेंटर अप्रोच है, या आप जो है टेक्स्ट सेंटर अप्रोच आप कहे, ट्रेडिशन, बिहेवियर, ये तमाम चीज़ें बहुत सारे जो है इस तरह सेंटर अप्रोचेस है। इनमें से देखो जो दो जो बहुत ही अहम क्लास में जो अहम है वो एक है स्टूडेंट सेंटर, दूसरा है टीचर सेंटर अप्रोच। वो क्या है देखना, पहला जो है हमारे पास टीचर सेंटर अप्रोच है। तो इसमें क्या होता है, असातिज़ा या कोई भी उस्ताद क्लास में इंटर होके बोलता है, किसी भी टॉपिक को डिस्कस करता है। जो तुलबा है, स्टूडेंट बैठे हुए हैं, वो सिर्फ सुनते हैं। जैसा कि इसका एक बेहतरीन मिसाल ये है कि लेक्चर मेथड है। लेक्चर मेथड, और इसको जो है ट्रेडिशनल मेथड भी कहा जाता है, कि उसमें जो है ज़्यादा बच्चे होते हैं या कम भी बच्चे होते हैं, तो एक स्टूडेंट जाके एक टीचर जाके एक टॉपिक अनाउंस करता है, फिर इसके बारे में अपने लिए लेक्चर देता है। बच्चे पैसिव नहीं होते, बच्चे जो है एक्टिव नहीं होते, वो सिर्फ सुन रहे होते हैं। टीचर जो है एक्टिव बोल रहा होता है, वो पैसिव सिर्फ ले रहे होते हैं। तो इसमें जो है ऐसा भी नहीं है कि लेक्चर मेथड बहुत ही बुरा है, बुरा नहीं है, अलबत्ता बहुत ही अच्छा भी है। इसके जो है एडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा है, और इसमें ख़ासकर यूनिवर्सिटी में, और अगर आपके पास स्टूडेंट की जो तादाद है, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, तो लेक्चर मेथड जो है बेस्ट माना जाता है। इसमें जो है हम अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास है स्टूडेंट सेंटर अप्रोच। इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं, तुलबा होते हैं, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, वो ज़्यादा इंगेज होते हैं। जिसमें क्या करते हैं, इसमें तुलबा पूरी तरह शामिल होते हैं। मसलन जो है आप कोई ग्रुप वर्क, कोई भी टॉपिक आपके पास है, आप पढ़ाने जाते हैं, तो ग्रुप में स्टूडेंट को डिवाइड करते हैं, और या तो डिस्कशन के लिए देते हैं, या जो है कोई प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इनको कराते हैं, सिखाते हैं। तो ये जो है ज़्यादा मौसर होता है। और इसमें जो है आपने देखना होता है, मॉडर्न जो टीचिंग जो प्रेफर करता है, वो भी स्टूडेंट सेंटर मेथड को ही करता है। क्यों? क्योंकि इसमें तुलबा को आपने देखना होता है कि तुलबा क्या चाहता है, उसके इंटरेस्ट किस चीज़ में है, वो किस चीज़ को डिमांड कर रहा होता है। तो इस हिसाब से अगर हम लेके जाएंगे तो ये जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। और एग्ज़ाम में और क्लासरूम में भी आपको पता है, जब तक हम स्टूडेंट के इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं लेके जाएंगे, तो फिर इसके जो है नुकसानात ये भी होता है कि अगर क्लास में 20+30+ बच्चे हैं, हर बच्चा अपने अपने हिसाब से, अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बोलेंगे, तो 40-50 मिनट्स में हम हर एक की इंटरेस्ट को भी लेके नहीं जा सकते। इसमें देखना होता है कि जो एक टॉपिक है, उसमें जो है कॉमन इंटरेस्ट क्या है, तमाम बच्चों में जो है कॉमन इंटरेस्ट क्या है, उसको लेके जाएंगे तो वो बेहतर होगा। तो इम्तिहान में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सा तरीका ज़्यादा मौसर है, टीचर सेंटर या जो है स्टूडेंट सेंटर अप्रोच। तो इसमें आपने सिंपल बताना है कि जो स्टूडेंट सेंटर अप्रोच है वो ज़्यादा जो है मौसर है, वो ज़्यादा जो है अहम है। जी, आगे बढ़ते हैं। थ्योरीज़ है, जो कि आपको पता है बहुत सारे थ्योरीज़ है। बिहेवियरिज़म है जो कि स्कैनर ने दिया है, कंस्ट्रक्टिविज़म है जो कि पियाजेट एंड विगोट्स्की ने दिया है, सोशल लर्निंग थ्योरी है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। बहुत सारे थ्योरीज़ जो कि टीचिंग के रिलेटेड दिया गया है। इनका हर एक थिंकर का अपना अपना सोच है, अपना अपना तरीक़ेकार है कि बच्चे किस तरीके से लर्न करता है। और पेडागोजी हमें सिखाता है कि वो क्या है। जैसे कि जो है बिहेवियरिज़म है, बिहेवियरिज़म में जो है स्किनर कहता है सीखने का जो अमल है वो रवैये की तब्दीली का नाम है। यानी कि अगर एक स्टूडेंट के रवैये बिहेवियर में तब्दीली अगर नहीं आता तो वो लर्निंग नहीं है। तो सीखने का अमल जो है वो कहता है कि जो है बिहेवियर में तब्दीली का नाम है। ठीक है, यानी कि आप इसमें रिवार्ड, कोई जो है रिवार्ड या पनिशमेंट इसमें अहम किरदार अदा करते हैं। अगर आप स्टूडेंट को वार्न करेंगे इसको, या कोई अवार्ड इसको जो है मोटिवेशन के तौर पे जो है आप एक एक्सटेंसिक मोटिवेशन इनको देंगे कि, या इनको जो है सज़ा आप कहेंगे कि अगर आपने ये याद नहीं किया या आपके बिहेवियर इस तरह हुआ तो मैं आपको पनिश करूँगा, कॉर्पोरल जो है पनिशमेंट दूंगा। तो इसमें बच्चे डर के जो है याद करते हैं, या आप इनको मोटिवेशन कुछ देते हैं तो कोई अवार्ड का नाम देते हैं या अवार्ड रखते हैं, तो इसकी लालच में वो अपने बिहेवियर को, अपने जो है रवैये को चेंज करते हैं। तो बिहेवियरिज़म का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि स्किनर ने भी यही कहा है कि जो
सीखने का जो अमल है वो रवैये की तब्दीली का नाम है, ठीक है, तब्दीली है। सेकंड में है कंस्ट्रक्टिविज़्म है, वो पियाजेट एंड विगोट्स्की ने दिया है, यानी कि बच्चा खुद इल्म बनाता है, टीचर सिर्फ मदद करता है। जैसे कि स्कैफ फोल्डिंग है ना, बहुत अच्छा है, बच्चा खुद से सीख रहा होता है, खुद से काम करता है, यानी टीचर एज अ फैसिलिटेटर वहाँ पे काम करे, यानी कि बच्चे को जहाँ पे डिफ़िकल्ट हो, बच्चे जहाँ पे फील करे कि ये मुश्किल है, तो टीचर वहाँ पे क्या करे, उसकी हेल्प करे, इसकी डिफ़िकल्ट को सॉल्व करे, ना कि वो तमाम चीज़ें खुद करे, बच्चा सिर्फ वहाँ पे जो है पैसिवली देखे। तो कंस्ट्रक्टिविज़्म में भी यही है कि बच्चा खुद से इल्म बनाए, यानी कि वो कहता है कि बच्चा खुद से इल्म बनाता है, जब आप जो टीचर है वो फैसिलिटेटर के तौर पे काम करना है। थर्ड नंबर पे जो है ये भी सोशल लर्निंग थ्योरी है, जो कि बेंदोरा ने दिया है, बहुत ही अच्छा है, जिसमें जो है बच्चे दूसरों को देखकर सीखते हैं। मॉडलिंग या जो है ऑब्जर्वेशन अहम अनासिर है, जिसमें जो है आप दूसरों को, अपने सोसाइटी को, अपने टीचर को, अपने सराउंडिंग के एनवायरनमेंट को देखकर ऑब्जर्व करके आप सीखते हैं। अब इसमें जो है नेगेटिव पॉइंट ये आता है कि अगर आपके सोसाइटी, आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, वो अगर सही तरीके से उनकी बिहेवियर, उनके लर्निंग स्टाइल अच्छे नहीं है, तो आपके ऊपर नेगेटिव इम्पेक्ट पड़ेगा। तो इसमें जो है ये है कि सोशल लर्निंग थ्योरी में ये है कि आपके सराउंडिंग का अच्छा होना, सराउंडिंग में जो है पॉजिटिव लोगों का होना बहुत ही अहम है। तीसरा है ब्लूम टैक्सोनॉमी। ये तो बहुत ही अहम, बहुत ही लेंदी टॉपिक है, इसके ऊपर मैंने अलग 3-4 वीडियोस बनाए हैं, क्योंकि ब्लूम टैक्सोनॉमी में जो है 3 बड़े मेजर डोमेन्स हैं। आपको पता है कॉग्निटिव डोमेन, जिसमें जो है 6 लेवल्स है, और फिर अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन 7, इसके फर्दर सब डोमेन्स है, अफेक्टिव में 5 डोमेन्स है। इनको फर्दर हम जो है दूसरे लेक्चर में हम आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने हर लेवल को अलग अलग एग्जाम्पल के साथ डिफ़ाइन किया है। यहाँ पे ब्लूम टैक्सोनॉमी पेडागोजी के अंदर सिर्फ मैं जो है ब्लूम ने दिया था 1956 में, जो दिया था कि उसने लर्निंग की जो प्रोसीजर है, स्टूडेंट की जो लर्निंग है, उसको 6 बड़े डोमेन्स में इसको जो है उसने क्या किया, 6 बड़े लेवल में उसने जो है कैटेगराइज किया था, जिसमें रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, एनालाइजिंग, इवेल्युएट एंड क्रिएट है। 2002 में जो है इसको रिवाइज़ किया गया है, उस हिसाब से भी आप देख लें। तो इसी तरह जो है आप ये देखें कि सबसे पहले बच्चा रिमेंबर करता है किसी चीज़ को, फिर इसको अंडरस्टैंड करता है, फिर इसको अप्लाई करता है, यानी कि पहले से नॉलेज को ला के वो कोई न्यू चीज़ के ऊपर अप्लाई करता है। अब जो है मेरे ख़्याल से रिवाइज़ के हिसाब से अप्लाई की जगह में एप्लीकेशन है। फिर एनालिसिस करता है, इवेल्युएट करता है, फिर न्यू कोई आइडिया, न्यू कोई जो है थिंग वो क्रिएट करता है। तो इम्तिहान में भी इस तरह की चीज़ें पूछे जाते हैं, क्लास के अंदर भी अगर इस हिसाब से अगर हम पढ़ाएंगे तो मेरे ख़्याल से बहुत ही मौसर रहेगा। एग्ज़ाम में भी पूछते हैं कि जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी के जो है क्रिएट या जो है हाईएस्ट लेवल कौन सा है, तो इसमें हम अक्सर करते हैं कि जो है क्रिएट है या हाईएस्ट लेवल क्रिएट है, लोवेस्ट लेवल कौन सा है, क्योंकि हमें एक एमसीक्यूज़ हमसे पूछते हैं। तो इसमें जो है हाईएस्ट हमारा लोवेस्ट जो है हमारा रिमेंबरिंग है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है असेसमेंट, जो कि बच्चों को असेस करने के लिए बहुत से टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि 3 मेजर जो टूल्स है वो हम ड्यूरिंग क्लास और जो हमारा सेशन है उसमें हम असेसमेंट हम बच्चों को कर सकते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट, सॉमेटिव असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक असेसमेंट, ये 3 मेजर टूल्स है जिसके ज़रिए हम बच्चों को अच्छी तरीके से हम ऑब्ज़र्व करते हैं, हम उनको जो है एनालाइज करते हैं और उनको हम एसेस कर सकते हैं कि बच्चा कितना सीख रहा है, कितना सीखा है, कितना सीख सकता है। जैसे कि फॉर्मेटिव, और हमारे पास बहुत सारे टूल्स है फॉर्मेटिव, जो कि ड्यूरिंग लर्निंग आप क्लास ले रहे होते हैं, आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, कोई भी लेसन आप उनको पढ़ा रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज आप इनको करा रहे हैं, तो इसमें आप फॉर्मेटिव असेसमेंट कर सकते हैं। जैसे कि एक टॉपिक आपने पढ़ाया, पढ़ाने के बाद आपने जो है फॉर एग्जांपल क्विज़, ठीक है, सिखाने के दौरान यानी कि आप जो भी टेस्ट लेंगे, आपने जो है कोई टॉपिक दिया इनको, उनसे क्विज़ क्वेश्चन आंसर किया, मश्क या एक्सरसाइज एट द एंड ऑफ एनी टॉपिक, वहाँ पे एक्सरसाइज दिया हुआ होता है, वहाँ से आप सवाल जब इनसे पूछेंगे, उनसे टेस्ट लेंगे उसी चैप्टर का, तो वो होगी आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी ऑन गोइंग,
ऑन गोइंग यानी कि लर्निंग के दौरान आपने उनसे असेसमेंट लिया, उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट का नाम दिया जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसके रिलेवेंट बहुत सारे सवालात पूछे जाते हैं। मेरे पास पास्ट ऐसे पेपर्स है और मैं कई दफ़ा खुद अपीयर हुआ हूँ, कई दफ़ा मैंने ये देखा है कि इन असेसमेंट के 3 जो फॉर्मेटिव, सॉमेटिव एंड डायग्नोस्टिक जो असेसमेंट है उसके रिलेवेंट बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको जो है आपने गो थ्रू करना है, फर्दर डिटेल में आपने पढ़ना है। एंड नेक्स्ट में जो है सॉमेटिव असेसमेंट, जो कि आपको पता है कोर्स के आखिर में लिए जाता है, मसलन जो है फाइनल एग्ज़ाम या जो है मिड टर्म एग्ज़ाम होता है या फाइनल एग्ज़ाम, जिसमें जो है आप बच्चों को ग्रेड के हिसाब से इनको कैटेगराइज़ करते हैं, क्या कि यानी कि हर सब्जेक्ट में हम इनको ग्रेड देते हैं। वो हो गया हमारा सॉमेटिव असेसमेंट, ठीक है। हमने पढ़ाया, एक पूरा सेशन उनके साथ गुजारा, सिखाया, उनसे मुख्तलिफ हमने जो है फॉर्मेटिव उनका असेसमेंट किया और आखिर में जो है हम एक एग्ज़ाम लेते हैं, उसको हम सॉमेटिव असेसमेंट कहते हैं। डायग्नोस्टिक असेसमेंट, उसमें जो है बच्चे की कमज़ोरी जानने के लिए हम मुख्तलिफ जो है प्री टेस्ट लेते हैं या इनसे जो है कुछ सवालात पूछते हैं। तो ये जो है डायग्नोस्टिक, जिसमें हम सिर्फ ये असेसमेंट करते हैं कि बच्चों की जो है अंदर क्या वीकनेसेस है, फिर इसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है क्लासरूम मैनेजमेंट, जो कि बहुत ही एक अहम टॉपिक है। क्लासरूम मैनेजमेंट ये एक टीचिंग का एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसमें हर टीचर को जो है क्लासरूम का जो मैनेजमेंट है वो आनी चाहिए। यानी ये क्या है, क्लासरूम में जो है मेंटेनिंग डिसिप्लिन, जो कि बहुत अच्छा है। जिस क्लास में, जिस टीचर के क्लास में शोर होगा, डिसिप्लिन नहीं होगा, वो क्या पढ़ाएगा। पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट होनी चाहिए, ठीक है, एंगेजिंग होनी चाहिए, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए। जो पर्टिकुलर जो आपके 40 मिनट्स या 50 मिनट्स आपको दिए गए हैं, उसमें ना आपने पहले ख़त्म करना है ना बाद में ख़त्म करना है, ठीक है। आपने एग्जैक्ट टाइम पे अपने क्लास ख़त्म करना है, वाइंड अप करना है। आपने उसी अंदाज में जो है आपने उस अंदाज़ में जो है आपने ऑर्गेनाइज़ करना है, लेसन प्लान आपने बनाना है। और फिर इसमें जो है इंगेजमेंट, स्टूडेंट का जो है पार्टिसिपेशन बहुत लाजिमी है। स्टूडेंट को जो है आपने फुली कॉन्फिडेंस देना है, उनकी जो पार्टिसिपेशन है इनको इंकरेजमेंट करना है। देखिए ना, जो है एक मॉडर्न टीचिंग के हवाले से मैं कोई ऑनलाइन कोर्स कर रहा था, तो वहाँ पे एक मैडम साहिबा बता रही थी कि हमने स्टूडेंट को जो है वो जो कुछ भी क्लास में प्रेजेंटेशन दे रहा है वहाँ पे उसको रोकना तो नहीं है। जब हम इसको रोकते हैं या इसको हम बताते हैं कि आपने गलत आंसर किया है, तो इसका जो है बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर बच्चा आपके हिसाब से कोई भी आंसर आपके हिसाब से सही देता है, तो आपने उस टाइम भी अप्रिशिएट आपने ऐसे करना है कि उससे मज़ीद उसकी लर्निंग का जो प्रोसेस है वो स्टॉप ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अक्सर इस तरह करते हैं, एक बच्चा किसी सवाल का आंसर हमारे हिसाब से सही देता है, तो हम क्या करते हैं, बाकी क्लास से क्लैपिंग करवा के इनकी हौसला अफजाई करते हैं। वो मैडम कह रही थी कि जब हम ऐसे करते हैं तो वो बच्चा, उसकी जो लर्निंग जो प्रोसेस है वो वहाँ पर स्टॉप हो जाता है। वो समझने लगता है कि उसके साइको में ये जो है बात बैठ जाता है कि मैं तो परफेक्ट हूँ, मैं तो हर चीज़ को समझ सकता हूँ, टीचर ने मेरा अप्रिशिएट किया। छोटे जो बच्चे हैं इनको जो है आप अप्रिशिएट ज़रूर करें, लेकिन अच्छे करेक्ट आंसर देने के बाद आपने ऐसा करना है कि मज़ीद आपने उसको मजबूर करना है कि वो मज़ीद सोचे। यानी कि एक आंसर सही देता है तो आपने उसको बताना है कि यस, आपने जो है जो आंसर दिया है वो बिल्कुल ठीक दिया है। दूसरे एंगल से भी सोचना, कोई ऐसा सवाल आप वहाँ पे जनरेट करें कि वो मज़ीद जो है इसके ऊपर सोच सके। अगर हम अप्रिशिएट कराएंगे, बच्चों से तालियां बजाएंगे और हम ये कहेंगे कि आपका ये आंसर है, ठीक है, बाकी बच्चों से भी कहेंगे कि इनसे जो है ये इसने जो सवाल का आंसर जो बताया है वही आपने भी याद करना है, तो वो उसकी जो लर्निंग है, वो जो बच्चे ने जो आंसर दिया है उसकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो वहाँ पे बैठ जाता है। तो ऐसा हमने नहीं करना। अप्रिशिएट भी हम करेंगे तो उसमें जो है फर्दर उसके लिए मज़ीद लर्निंग का कोई हमने जो है वहाँ पे ऑप्शन छोड़ना है, ताकि वो खुद से मज़ीद स्ट्रगल कर सकें। नेक्स्ट में है टीचिंग एड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो है एग्ज़ाम में भी जो है पूछे जाते हैं, क्लास में भी हम जाते हैं तो अक्सर इस तरह होता है, हमारे पास मार्कर नहीं होता, या लेसन के हिसाब से अगर हम कोई ग्रुप्स वर्क अगर हम ग्रुप वर्क कराते हैं तो उसमें हमारे पास चार्ट्स नहीं होते। तो ये लेसन के हिसाब से एक टीचर को चाहिए कि वो अपने साथ ये तमाम चीज़ें लेके जाए।
जैसा कि लेसन में अगर आपने ग्रुप वर्क कराना है तो चार्ट्स की नीड होगी, मार्कर्स की नीड होगी, कोई पिक्चर टॉपिक के रिलेवेंट या कोई मॉडल या फ्लैश कार्ड्स, और अगर पॉसिबल अगर आप लेक्चर वगैरह दे रहे हैं तो उसमें जो है आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके पास प्रोजेक्टर होनी चाहिए। अगर प्रोजेक्टर भी नहीं है, दूसरी चीज़ें भी नहीं है, तो आपकी क्लास मैनेजमेंट भी सही नहीं होगा, और इसके साथ साथ आप जो भी बता रहे हैं उनकी जो लर्निंग प्रोसेस है उनके ऊपर इम्पेक्ट पड़ेगा। तो ये तमाम चीज़ें आपके पास पहले से होनी चाहिए, पहले से आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए चीज़ें, तभी जाके जो है आपकी जो टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव होगा। तो टीचिंग एड में सिंपल ये है कि चार्ट्स, पिक्चर, मॉडल, मार्कर्स, वाइट बोर्ड, फिर जो है डस्टर वगैरह जो है आपके पास होनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें अगर आपके पास होंगे तो क्या होगा, इससे होगा ये कि अ, होगा ये कि आपका जो है जो लर्निंग है वो इजी होगा और इंटरेस्टिंग, फिर जो है लॉन्ग लास्टिंग आपका जो होगा वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, यानी कि बहुत देर तक आप पढ़ा सकते हैं, आपके पास अगर पूरी जो है चीज़ें अवेलेबल है तो। तो कंक्लूजन में ये है कि पेडागोजी जो है बैकबोन है इफ़ेक्टिव टीचिंग, आपका जो है मास्टरिंग द कॉन्सेप्ट हेल्प। अच्छा, ये जो है आपके एग्ज़ाम के लिए आपके चाहे आप टीजीटी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसएसटी के एग्ज़ाम, या जो है सब्जेक्ट से स्पेशलिस्ट या टीचिंग के रिलेवेंट कोई भी अगर एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर इसके रिलेवेंट फर्दर अगर हर टॉपिक के रिलेवेंट अगर आपको लेक्चर चाहिए, आपको अगर वीडियोस चाहिए, कंटेंट चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे जाइए। वहाँ पे बहुत सारे हमने जो है वीडियोस बना के अपलोड किया हुआ है, वहाँ से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट टॉपिक तक।